नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। जीएसटी के तहत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी होगी गैर जमानती अपराध। पुलिस को बिना वारंट की गिरफ्तारी का अधिकार। सीबीएसई ने सवाल के जवाब में दी जानकारी। आरटीआई के नए नियम तैयार। सरकार ने 15 अप्रैल तक लोगों से मांगी राय। आरटीआई कार्यकर्ताओं ने जताया एतराज। ईवीएम मामले में चुनाव आयोग का आम आदमी पार्टी को जवाब। कहा, आरोप लगाने की बजाय करे आत्ममंथन। हार के लिए ईवीएम नहीं जिम्मेदार। एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज। बीजेपी ने जारी की 160 उम्मीदवारों की पहली सूची। कांग्रेस के अब तक 267 उम्मीदवार घोषित। और पीवी सिंधु ने पहली बार जीता इंडियन ओपन सुपर सीरीज खिताब। फाइनल में स्पेन की कैरोलिन मारिन से लिया ओलंपिक हार का बदला। सीधे सेटों में 21-19, 21-16 से दी मात। जीएसटी लागू हो जाने के बाद 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी गैर जमानती अपराध बन जाएगा। ऐसे मामलों में पुलिस अदालत की मंजूरी या बिना मंजूरी के जांच शुरू कर सकती है। केंद्रीय जीएसटी कानून के मुताबिक अगर कर योग्य वस्तु या कर योग्य सेवाएं या फिर दोनों में कर चोरी की रकम 5 करोड़ रुपए से ज्यादा होने पर वो संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना जाएगा। जीएसटी पर अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब में केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड ने यह जानकारी दी है। संज्ञेय अपराध गंभीर श्रेणी के ऐसे अपराधों में शामिल है जिसमें पुलिस आरोपी को बगैर वारंट गिरफ्तार कर सकती है। जानकारी के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 5 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स चोरी के मामले में दोषी पाया जाता है तो उसे गिरफ्तार करने से पहले लिखित सूचना दी जाएगी। सरकार ने जीएसटी लागू करने के लिए 1 जुलाई का लक्ष्य तय किया है। इसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट और अन्य स्थानीय करों के बजाय सिर्फ एक टैक्स जीएसटी वसूला जाएगा। सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत दायर आवेदनों, उससे जुड़ी शिकायतों और अपीलों पर विचार करने के लिए नए नियमों का प्रस्ताव रखा है। जनता से 15 अप्रैल तक सुझाव देने के लिए कहा गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण यानी डीओपीटी विभाग ने लोगों से राय मांगने के लिए वेबसाइट पर प्रस्तावित नियम डाले हैं जिन्हें 2012 के आरटीआई नियमों की जगह लाने का लक्ष्य है। मसौदा नियमों में कहा गया है कि आयोग सुनवाई के दौरान शिकायत में किसी भी संशोधन की मांग को मंजूर कर सकता है जिनमें मौजूद उपचारों के खत्म होने पर शिकायत को दूसरी अपील में बदलना शामिल है। अपीलकर्ता की मौत की स्थिति में आयोग के समक्ष कार्यवाही खत्म हो जाएगी। अपीलकर्ता अब आरटीआई आवेदन दायर करने के 135 दिनों के भीतर ही शिकायत दायर कर सकता है। शिकायत दायर करने में किसी भी तरह की देरी होने पर उसके लिए माफी का अनुरोध करना होगा। हालांकि आरटीआई कार्यकर्ताओं ने सरकार के इस फैसले पर ऐतराज जताया है। आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश बत्रा ने कहा कि इसके लिए समय बहुत कम दिया गया है और इसे लेकर कोई विज्ञप्ति भी जारी नहीं की गई। लोगों को कैसे पता चलेगा कि उनकी राय मांगने के लिए इस तरह की कोई चीज वेबसाइट पर डाली गई है। बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें एमसीडी के 272 में से सिर्फ 160 सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने रविवार शाम दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के लिए 58, पूर्वी दिल्ली के लिए 35 और उत्तरी दिल्ली के लिए 67 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। कई पदाधिकारियों को भी टिकट दिया गया है। पार्टी ने मौजूदा पार्षदों को टिकट देने के बजाय ज्यादातर नए चेहरों पर भरोसा जताया है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी अकाली दल दिल्ली में 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। सहयोगी दलों के उम्मीदवार बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगे। 23 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी बाकी बचे 112 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जल्द ही जारी कर देगी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी रविवार रात अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। प्रदेश अध्यक्ष अजय माकर ने अपने ट्विटर हैंडल से यह सूची साझा की। इस लिस्ट में 127 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने इससे पहले शनिवार को 140 नामों की घोषणा की थी। दिल्ली के एमसीडी के तहत 3 नगर निगमों को मिलाकर कुल 272 सीटें हैं। शनिवार और रविवार की सूची को मिलाकर कांग्रेस अब तक 267 प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है। सभी दलों के प्रत्याशी आज शाम 6 बजे तक नामांकन पत्र भर सकते हैं।
चुनाव आयोग ने साफ किया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में किसी भी तरह की छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है। आयोग ने आम आदमी पार्टी को लिखे एक पत्र में यह साफ किया कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हार के लिए मशीनों में गड़बड़ी को दोषी बताया था। चुनाव आयोग ने एक बार फिर साफ किया है कि ईवीएम में किसी भी तरह की गड़बड़ी संभव नहीं है। रविवार को चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को एक चिट्ठी भेजी जिसमें कहा गया कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से साफ और निष्पक्ष है। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी से हार के लिए आत्मनिरीक्षण की बात कही। उस लक्षण को दबा दिया, बीमारी का इलाज नहीं करा, जांच नहीं करी कि क्या ईवीएम के सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ हुई है, क्या ईवीएम के हार्डवेयर से छेड़छाड़ हुई है, किसने छेड़छाड़ करी है और ऐसा क्यों है कि एक ही राजनीतिक दल को लाभ इसका पहुंच रहा है जब भी छेड़छाड़ होती है। बीजेपी ने भी वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी की आशंकाओं को खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद आरोप करार दिया। ईवीएम जो है वो टेम्परिंग प्रूफ मेथड था, इसलिए इसको अडॉप्ट किया गया था, इसलिए इसको लिया गया था। और ऐसे में जो अरविंद जी या कांग्रेस पार्टी या कुछ लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि अभी पंजाब में जो है इतने अच्छे बहुमत से कांग्रेस की पार्टी जीती है, तो क्या वो भी टेम्पर्ड था? इधर आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस समेत कई दलों ने एमसीडी के लिए होने वाले चुनाव मतपत्रों से कराने की मांग की। इलेक्शन कमीशन को संज्ञान तुरंत लेना चाहिए और आखिर क्यों बार बार इलेक्शन कमीशन के मांग के बावजूद और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद वीवीपैट मशीन्स नहीं लगाई जा रही है, उसका भी उस पे भी कड़े कदम उठाने चाहिए। वोटिंग का दुनिया में बहुत सारे देश में है नहीं, उठ गया। और अमेरिका के चुनाव में भी पहले जो मैनुअल होता था वो करेक्ट निकला और ईवीएम वगैरह मशीन सब फेल हुआ। इस बीच निर्वाचन आयोग ने 2006 से पहले खरीदी गई 9,30,430 ईवीएम बदलने का फैसला किया है। नई मशीनें खरीदने पर करीब 1,940 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये मशीनें अगले लोकसभा चुनाव से आ सकती हैं। रविंद्र सिंह शौर्यान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ईवीएम विवाद पर कांग्रेस के लगाए आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेवजह इस मामले को तूल दे रही है। इस बीच ईवीएम विवाद पर भिंड के एसपी और डीएम पर गाज गिरी है। दोनों अधिकारियों का चुनाव आयोग ने तबादला कर दिया है। साथ ही मामले की जांच के लिए आयोग ने उच्च स्तरीय टीम भेजने का फैसला किया है। टीम मतगणना खत्म होने तक विधानसभा क्षेत्र में रहेगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह समेत आम आदमी पार्टी ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से दखल की मांग करके कड़े कदम उठाने की बात कही है। 9 अप्रैल को मध्य प्रदेश की बांधवगढ़ और अटेर सीट पर उपचुनाव होने हैं। ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ के आरोपों के बीच चुनाव आयोग अगली पीढ़ी की ईवीएम मशीनें खरीदने की तैयारी में है। M3 टाइप की नई ईवीएम मशीनों में वर्तमान में इस्तेमाल की जा रही ईवीएम के मुकाबले सुरक्षा के ज्यादा फीचर मौजूद होंगे। नई मशीनों में सेल्फ डायग्नोस्टिक सिस्टम लगा होगा। ये मशीनें एक आपसी प्रमाणन प्रणाली के साथ आएंगी। सिर्फ आधिकारिक माध्यम के जरिए तैयार मशीनों में ही यह सुविधा संभव होगी। किसी भी अन्य कंपनी द्वारा बनाई गई मशीन चुनाव आयोग की ईवीएम से नहीं जुड़ सकेगी। नई ईवीएम को खरीदने में तकरीबन 1,940 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पिछले साल दिसंबर में कैबिनेट ने नई ईवीएम के लिए 1,009 करोड़ रुपए का फंड रिलीज किया था। इन ईवीएम को 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बदला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग का उद्घाटन किया। उन्होंने इसका मुआयना भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री उधमपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर में लोगों को तय करना होगा कि उन्हें टूरिज्म चाहिए या फिर टेररिज्म। रविवार को देश की सबसे लंबी सुरंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया। हर मौसम में कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ने वाली इस सुरंग का प्रधानमंत्री ने खुली जीप में जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कश्मीर के गुमराह युवकों से हिंसा छोड़ने की अपील की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नारे कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत को याद करते हुए उन्होंने कहा कि ये सुरंग कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगी। 2,500 से ज्यादा युवकों ने, जम्मू कश्मीर के 90% जवान जम्मू कश्मीर के हैं, जिन्होंने काम करके ये सुरंग का निर्माण किया है। रोजगार की कितनी संभावनाएं उपस्थित हुई, ये हम अंदाज कर सकते हैं।
उन्होंने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के कामों की तारीफ की, साथ ही और मदद का भरोसा दिलाया। ये जम्मू और श्रीनगर को दूरी कम करने वाली सिर्फ लंबी सुरंग नहीं है, ये लंबी सुरंग जम्मू कश्मीर के लिए विकास की एक लंबी छलांग है, ऐसा मैं साफ देखता हूं। इस मौके पर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये सुरंग लोगों के बीच दूरी कम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को घाटी का दौरा करना ही चाहिए ताकि दुनिया को संदेश जाए कि घाटी पर्यटकों के लिए सुरक्षित है। टूर ऑपरेटर्स ने मुझसे कहा कि जब आप मोदी जी से मिले, उनको हमारी तरफ से दावत दीजिए कि वो वादी कश्मीर आए और वहां की सैर करें। और पूरे मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश दे कि जम्मू कश्मीर टूरिस्ट के लिए सबसे ज्यादा सेफ जगह है। 9 किलोमीटर लंबी इस सुरंग के निर्माण पर 25 अरब रुपए की लागत आई है। ये सुरंग हर मौसम में कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़े रखेगी और 31 किलोमीटर की दूरी कम करेगी, जबकि रोजाना करीब 27 लाख रुपए के ईंधन की बचत की उम्मीद है। सुरंग विश्व स्तरीय सुरक्षा प्रणालियों से लैस है। नजर रखने के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इससे जम्मू कश्मीर में पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे के कुछ घंटे बाद ही आतंकवादियों ने श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर हमला किया। हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया और सुरक्षा बलों के 15 जवान जख्मी हुए हैं। आतंकवादियों ने नौहट्टा के गंजबख्श पार्क इलाके में रविवार शाम गश्त पर निकले पुलिस दल पर ग्रेनेड फेंके। हमले में 15 जवान घायल हो गए, इनमें सीआरपीएफ के 2 जवान भी शामिल हैं। अधिकारी के मुताबिक बदमाशों ने इसी इलाके में पुलिसकर्मियों पर पथराव करके उन्हें उलझा रखा था। इससे पहले प्रधानमंत्री ने इलाहाबाद में एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। यहां प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून का लक्ष्य अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव होना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश भी मौजूद थे। उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री को अपने मन की बात भी बताई। रविवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना के 150 साल पूरे होने से जुड़े कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश JS खेहर समेत कई दिग्गजों ने शिरकत की। कार्यक्रम में जजों की कमी और न्यायपालिका के सामने चुनौतियों के मुद्दे पर बोलते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की उम्मीद लगाए बैठे लोगों के लिए कुछ प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच बैठेगी ताकि लंबित पड़े मामलों का निपटारा हो सके। अगर एक जज 20-25 केस एक दिन में करता है तो 5 दिनों में 100-125 केस कर ले, और अगर सब 84-85 जज बैठें तो 9,000 केस कर सकते, ये मिनिमम है। कार्यक्रम में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून तक आमजनों की आसान पहुंच होनी चाहिए। तकनीक पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि न्याय को सर्वसुलभ बनाने के लिए मुजरिमों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो और लोगों को SMS के जरिए मुकदमों की तारीख मिले। कानूनों की जंजाल सरकारों ने जो बनाई है, इस कानूनों का बोझ सामान्य मानवी पर, कोर्टों पर जो लादा गया, भारत सरकार का प्रयास है कि हमारी न्याय व्यवस्था को आधुनिक ICT टेक्नोलॉजी का भरपूर लाभ मिले। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि ये समारोह नई ऊर्जा, नए संकल्प के पूरे होने का अवसर बनेगा। उन्होंने दावा किया कि सरकार कानूनी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए काम कर रही है। इसके लिए अब तक पुराने पड़ चुके करीब 1200 कानूनों को खत्म किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है
उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि भारत साझा संस्कृति वाला देश है और यहां असहिष्णुता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति रविवार को झारखंड में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। रविवार को झारखंड दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देवघर में स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक आयोजन में हिस्सा लिया। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री रघुवर दास और कई केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में राष्ट्रपति ने कहा कि बेरोजगारी दूर करने के लिए युवाओं का कौशल विकास बेहद जरूरी है। With the growing population, developmental consciousness and developmental requirements both are expanding very fast. इससे पहले राष्ट्रपति ने रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम परिसर में रविंद्र भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में सहिष्णुता और सामाजिक सद्भाव हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत है। राष्ट्रपति ने कहा कि सहिष्णुता के अलावा तार्किक ज्ञान को बढ़ावा दिया जाना जरूरी है। हमारा संस्कृति, हमारा जो दैनंदिन आचार आचरण, जीवनचर्या हो रहा है, वो एक कंपोजिट कल्चर का हिसाब से हम मानता है। राष्ट्रपति ने रविवार को कंडरू क्षेत्र में बनने वाले हज हाउस, देवघर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और ड्राइवर्स ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखी। इसके अलावा उन्होंने देवघर बासुकीनाथ और सौर ऊर्जा सड़क मार्ग परियोजना का उद्घाटन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने मंगलवार को अपनी कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई है। राज्य में बीजेपी की सरकार का गठन होने के तकरीबन 2 हफ्ते बाद ये बैठक होगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के मुताबिक ये बैठक शाम 5 बजे होगी। इस मौके पर लोगों की नजर किसानों से जुड़े बीजेपी के चुनावी वादों पर भी रहेगी। बीजेपी ने वादा किया था कि राज्य में कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों का सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। हर प्रकार के जो होते हैं किसानों के लिए जो समस्या यहाँ पे रही है, युवाओं के लिए रही है, महिलाओं के लिए, उद्योग जगत के लिए रही है, युवाओं के लिए नौकरियां कैसे उत्पन्न हो, इन सभी चीजों को लेके हम लोग की चिंता और महासंकल्प पत्र उस दिशा में दिशा भी देता है और उस पे हम लोग को काम करने का जो हमारी प्रतिबद्धता है वो भी हम लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में प्रवक्ता रह चुके गौरव भाटिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भाटिया ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में औपचारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता ली। पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव और अरुण सिंह की उपस्थिति में गौरव भाटिया पार्टी में शामिल हुए। बाद में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से भी मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी में परिवारवाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होने की बात कही। गौरव भाटिया ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी में उनकी भूमिका क्या होगी, फिलहाल ये साफ नहीं है। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को मंत्रिमंडल का विस्तार किया। इस विस्तार में मुख्यमंत्री के बेटे नारा लोकेश को जगह दी गई है। वाईएसआर कांग्रेस से टीडीपी में आए 4 विधायकों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। 6 अन्य सहित 11 नए मंत्री बनाए गए हैं, जबकि 5 को हटा दिया गया है। जून 2014 में बनी टीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार में यह पहला बड़ा फेरबदल है। भारतीय महिला के कथित रूप से कपड़े उतारकर ली गई तलाशी के मामले में भारत ने फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे के अधिकारियों से संपर्क किया है। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जर्मनी में भारतीय दूतावास से भी मामले पर रिपोर्ट मांगी है। 30 साल की श्रुति बसप्पा ने इस घटना का फेसबुक पेज पर जिक्र किया था। श्रुति के मुताबिक 29 मार्च को बेंगलुरु से फ्रैंकफर्ट पहुंचने पर उनके साथ ही घटना हुई। उन्होंने जांच के लिए काफी देर तक एक कमरे में रखे जाने की भी बात कही। सरकार ने युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके मुहैया कराने का भरोसा दिलाया है। केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार इसके लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है।
यह आश्वासन ऐसे वक्त पर दिया गया है जब भारत में बेरोजगारी दर 5 साल के उच्चतम स्तर पर है। केंद्र सरकार ने 2022 तक 5 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के साधन मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय पूरे देश में आदर्श केंद्र स्थापित कर रहा है, जिसके तहत नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए जीविका कमाने के अवसरों को बढ़ाने का काम किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे कई कार्यक्रमों की शुरुआत भी की है। The government of India, by taking the initiatives of Make in India, Digital India, Skill India, we are increasing the skill force in the country and giving employment generation through Pradhan Mantri Rozgar Protsahan Yojana. लक्ष्य के हिसाब से सरकार को 2017 से 2022 के बीच हर साल कम से कम 1 करोड़ लोगों के लिए नौकरी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो भारत में 2015 से 2016 के बीच समग्र बेरोजगारी दर 5% रही, जबकि 2013 में ये आंकड़ा 4.9% था। इससे पहले साल 2012 में समग्र बेरोजगारी की दर 4.7 और 2011 में 3.8% थी। But the reality is there is no new employment. On the other side, it's a job loss growth. It's not a job less growth. It has been converted. The government is speaking about growth, but unfortunately the growth is of not only job less, it is a job loss growth. संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत में 2017 और 18 में कामगारों के लिए रोजगार के अवसरों में ज्यादा इजाफा नहीं हो पाएगा। भारत में हर महीने 10 लाख नए युवा कमाई का जरिया खोजने में तो जुट जाते हैं, लेकिन उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या के हिसाब से नौकरियों में वृद्धि तेज गति से नहीं हो पा रही है। प्रीति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। श्रीलंका की नौसेना ने रविवार को 6 भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया। इन पर ड्रग्स की तस्करी करने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि इन लोगों ने श्रीलंका में कथित तौर पर 13.5 किलो के ड्रग्स की तस्करी की। श्रीलंकाई नौसेना के गश्ती दल ने भारतीय जल सीमा की ओर से एक संदिग्ध बोट को आते देखा, जिसके बाद इसमें मौजूद लोगों को हिरासत में ले लिया गया। आगे की जांच के लिए भारतीयों को स्थानीय पुलिस को सौंपा गया है। श्रीलंकाई नौसेना का दावा है कि उत्तर से आने वाले ड्रग तस्करों को नियमित तौर पर वो पकड़ते रहते हैं। और बात बैडमिंटन की। भारत की पीवी सिंधु ने इंडिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है। रविवार को खेले गए प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में सिंधु ने विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी स्पेन की कैरोलिना मरीन को हराया। दिल्ली के सिरीफोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए फाइनल मैच में सिंधु ने मरीन को सीधे सेटों में 21-19, 21-16 से मात दी। रियो ओलंपिक में कैरोलिना मरीन के हाथों ही पीवी सिंधु हारी थी और उन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा था। अब पीवी सिंधु ने इंडिया ओपन सुपर सीरीज में कैरोलिना को हराकर हार का बदला ले लिया। बात मौसम की। उत्तर भारत समेत कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं। कई राज्यों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के बांदा में 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों में गर्मी बढ़ने की आशंका है। राजधानी दिल्ली समेत देश के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। सूरज की तेज तपिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में बांदा 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रविवार को देश का सबसे गर्म स्थान रहा। हमें तो ये लग रहा है कि आगे मई जून में जो गर्मी पड़ेगी वो लग रहा है भयंकर पड़ेगी कि लोगों का सड़क पे चलना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी से ही गर्मी का हाल है, पानी से बेहाल है, लोग चलने से बेहाल हो रहे हैं। तो इस गर्मी से निजात अभी लगता है मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अधिकतम 43.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में 43.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है, जिसके चलते राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। बाड़मेर में पारा 42.4 डिग्री सेल्सियस और जैसलमेर में पारा 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चूरू और बीकानेर में अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस और 41.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कोटा, जोधपुर, श्रीगंगानगर और पिलानी में बढ़ता तापमान दर्ज किया गया। गर्मी तो बहुत ज्यादा है। फिलहाल देख रहे हैं तो यहाँ पे गर्मी से बहुत लोग परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि उड़ीसा में तो 40 के ऊपर से भी ज्यादा गर्मी हो रहा है डिग्री। तो फिलहाल देख रहे हैं, आप लस्सी पी रहे हैं
पुदीना पानी भी पी रहे हैं। फिलहाल तो बहुत गर्मी के कारण हम घर से भी निकल नहीं पा रहे हैं। ओडिशा में भीषण गर्मी का कहर जारी है। गर्मी से बचने के लिए लोग घर से छतरी लेकर शरीर और चेहरे को पूरी तरह ढक कर बाहर निकल रहे हैं। अगले कुछ दिनों तक गर्मी की तपिश कम नहीं होगी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत की संभावना से इनकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आधुनिक भारतीय साहित्य के महत्वपूर्ण लेखकों में शुमार निर्मल वर्मा की आज जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन 1929 में शिमला में हुआ था। नई कहानी आंदोलन में निर्मल वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें 1958 में कहानी संग्रह परिंदे के प्रकाशन से प्रसिद्धि मिली। रात का रिपोर्टर और लालटीन की छत उनके बहुचर्चित उपन्यास हैं। निर्मल वर्मा को पद्म भूषण, मूर्ति देवी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार समेत कई सम्मान मिले। 76 साल की उम्र में 25 अक्टूबर 2005 को उनका निधन हुआ। आज भारत के पहले फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ की जयंती है। उनका पूरा नाम सैम होम्सजी प्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ था, लेकिन उन्हें सैम बहादुर के नाम से जाना जाता था। 1969 में उन्हें सेनाध्यक्ष बनाया गया और 1973 में फील्ड मार्शल का सम्मान प्रदान किया गया। अपने 40 साल के सैनिक जीवन में उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के अलावा चीन और पाकिस्तान के साथ हुए तीनों युद्धों में भी भाग लिया। भारत ने उनके नेतृत्व में ही पाकिस्तान के साथ हुई 1971 की लड़ाई में फतह हासिल की। सैम 15 जनवरी 1973 में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मान से भी नवाजा गया। 94 साल की उम्र में बीमारी के चलते 27 जून 2008 की देर रात उन्होंने आखिरी सांस ली। और अब आखिर में हेडलाइंस। जीएसटी के तहत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी होगी। गैर जमानती अपराध, पुलिस को बिना वारंट की गिरफ्तारी का अधिकार। सीबीएसई ने सवाल के जवाब में दी जानकारी। आरटीआई के नए नियम तैयार, सरकार ने 15 अप्रैल तक लोगों से मांगी राय। आरटीआई कार्यकर्ताओं ने जताया ऐतराज। ईवीएम मामले में चुनाव आयोग का आम आदमी पार्टी को जवाब, कहा आरोप लगाने की बजाय करे आत्ममंथन। हार के लिए ईवीएम नहीं जिम्मेदार। एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज। बीजेपी ने जारी की 160 उम्मीदवारों की पहली सूची। कांग्रेस के अब तक 267 उम्मीदवार घोषित। और पीवी सिंधु ने पहली बार जीता इंडियन ओपन सुपर सीरीज खिताब। फाइनल में स्पेन की कैरोलिन मारिन से लिया ओलंपिक हार का बदला। सीधे सेटों में 21-19, 21-16 से दी मात। फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे आप देख सकते हैं मीडिया मंथन। नमस्कार।